एक हमारे पास होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। नाउ व्हाट इज कंपाउंड? तो कंपाउंड का सबसे छोटा स्पीशी इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सुनो ध्यान से, जैसे मैंने बोला, पहले आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल समझो। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप। ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप। ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स एटम का मतलब है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे H2O, इसमें 2 एटम्स H के, 1 एटम O का। जैसे NH3, इसमें 1 एटम N का, 3 एटम्स H के। जिसमें H2O2, उसमें 2 एटम्स H के, 2 एटम्स O के। मैंने बोला PH3, तो 1 एटम P का, 3 एटम H के। मैंने बोला ClO2, 1 एटम क्लोरीन का, ऐसा। जैसे मैंने बोला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो मैंने ऐसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया। बट द पॉइंट इज कि C6H12O6 के अंदर भी आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि मैम ये सारे के सारे, इसमें 6 एटम्स कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम ऑक्सीजन के। तो ये सब मेरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। बात समझ नहीं? सो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल? अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल, अ कॉम्प्लेक्स, हाँ, ग्रुप ऑफ एटम्स, हाँ, डिफरेंट टाइप। करेक्ट। सो ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स। इतना समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अब आप देखो, जब इतनी प्रोसेस अपने को अच्छे समझ में आ गई, अब आप एक चीज देखो इसके अंदर। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझे? अब आप एक चीज देखो कि अब हमने ये पढ़ा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, मेरे पास C6H12O6, ये क्या है? दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक बीकर में, जैसे हम मार्केट में ग्लूकॉन डी का डब्बा आता है, अब वो ग्लूकॉन डी के डब्बे में एक चम्मच पाउडर निकालते हो, खा जाते हो। उसमें से तुम सोचो अगर एक दाना भी निकालो, तो उस एक दाने में क्या एक ही मॉलिक्यूल है इसका? तो इट इज गोइंग टू बी C6H12O6, दिस इज गोइंग टू बी C6H12O6, दिस इज गोइंग टू बी C6H12O6, दिस इज गोइंग टू बी C6H12O6, ऐसा। बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे। तो ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड? ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इसके भी ग्रुप, भाई एक, ये मॉलिक्यूल एक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है, चौथा मॉलिक्यूल है। सो ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ कंपाउंड। जैसे आपने एक गिलास पानी ले लिया, तो जब आपने एक गिलास पानी ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। तो ऐसे एक एक मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। तो आप बताओ एक गिलास पानी में कितने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं? बहुत सारे। और अगर बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब क्या है? मुझे कंपाउंड हो गया। हाँ, तो एक जगह पे, अब इसमें से अगर मैं एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल पाई, तो वो मेरे पास क्या है? H2, वो मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो हम ये बोलते हैं कि अगर हमने अपने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर दिया, अगर हम उससे एक निकालें तो फिर वो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने अपने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर दिया, तो मैंने बोला कि एक मेरे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस, और एक मेरे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस, और एक मेरे पास क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। यस और नो? तो वन इज अ प्योर सब्सटेंस एंड वन इज अ इम्प्योर सब्सटेंस, दैट्स फाइन। बट प्योर सब्सटेंस की भी 2 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है अपने पास? एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड, और एक है कंपाउंड। तो एलिमेंट का सबसे छोटा पोर्शन जो रिपीट होता है, वो या तो एटम होता है ना, या वो एलिमेंट होता है जो रिपीट होता है, जो रिपीट होता है, या तो वो एटम होता है या वो मॉलिक्यूल हो जाता है। सही बात है। और कंपाउंड का सबसे छोटा कौन सा होता है? मॉलिक्यूल ही होता है। लेकिन कैसा मॉलिक्यूल? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। और इसमें कैसे है एटम? जिसमें सिंपल है। समझ में आ गई बात? सेम टाइप की सिंपल मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, ऐसे इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब। हाँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोल देती हूँ, मैंने कहा जी मेरे पास ना H2O है, तो कितने एटम्स इसके अंदर बताओ? एटम्स 2 टाइप के हैं, H और O। हाँ, पर 2 एटम्स H के, 1 एटम्स के, तो इफेक्टिवली दिस इज ट्राई एटॉमिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। अगर मैंने बोला O3, सॉरी नॉट O3, ये बेटा ठीक है, अगर मैंने बोला NH3, तो इसमें 1 एटम N का और 3 एटम H के, तो 4 हो गए, तो 4 एटम्स हो गए। तो इसकी भी एटॉमिसिटी निकाल ही सकते हैं। तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी टेट्रा एटॉमिक। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ H2O2, H2O2 का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ में आ गई? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आप ये बोलोगे कि मैम हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मेरा क्या है? एक प्रकार से क्या है? टेट्रा एटॉमिक। 4 हो गए उसमें। हाँ, 2 एटम्स H के और 2 एटम्स O के, तो ये क्या बन गया? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल।
आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? फंडा समझ में आ गया? सो दिस इज द बेसिक आइडिया. कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है. सो व्हेन वी आर काइंड ऑफ स्टडिंग द प्योर सब्सटेंसेस एंड ऑल ऑफ इट, एलिमेंट है, कंपाउंड है, ये सब पढ़ लिया. अब बात क्या आती है? अब बात ये आती है कि हम जब कंपाउंड को डिफाइन करते हैं, है ना, हाउ डू वी डिफाइन अ कंपाउंड. ये तो हमको हिंदी में देसी भाषा में समझ आ गया कि कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट एलिमेंट होता है. पर हम इसमें ये बोले कि कंपाउंड इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स, है ना भाई. H एक एलिमेंट है, O एक एलिमेंट है, उनको जोड़ के H2O कंपाउंड बन रहा है. H2O. तो इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर. इसमें डिफरेंट टाइप्स नहीं लगेंगे फिर? डिफरेंट नहीं, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप. हाँ, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. अलग अलग है, H हो गया, वो अलग अलग है. हाँ, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. तो रेशियो हम सेम होगी, फिक्स रेशियो अलग इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. ठीक है. अब सुन, देख. अच्छा, कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ. आपको क्या याद रखना है? हम लोग ये पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है. ये पढ़ते हैं. तो हमें पता है कि दिस इज एटॉमिक नंबर 1, 2, 3. यस और नो? सो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 9 10. यस और नो? अच्छा, एक इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यस और नो? तो Z is what? The number of protons. And what is A? A is the mass number. How do we define mass number? Mass number is denoted with number of protons plus neutrons. Is this part clear? तो A is mass number which is equal to the protons plus neutrons. ठीक है. तो अगर हम ये बोलते हैं कि जिसका Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसका Z even है, उसका मास नंबर 2Z है. ठीक है. Z होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. समझा? अच्छा, जिसका Z ऑड है, उसका मास नंबर 2Z प्लस 1 है. यस और नो? तो Z अगर ऑड है तो मास नंबर इज 2Z प्लस 1. Z अगर इवन है तो मास नंबर इज 2Z. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द आइडिया इज दिस. यस और नो? अब आप ये चीज़ समझो कि अगर ये मास नंबर है, ये P प्लस N है, ठीक है. अब ये हो रहा है. अब आप लॉजिक समझो. ये है तो मैंने कहा अच्छा, कुछ कुछ जगह एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ कुछ जगह पे रूल नहीं चलता, पर ये वाला रूल हमारा प्राइमरली इधर तो चल ही जाएगा. ये वाला रूल हमारा प्राइमरली इधर तो चल ही जाएगा. समझ में आई? तब आप देखो, ये Z मेरा कैसे है? ऑड. 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, 6 इज इवन. ऐसे चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है. तो हम क्या देख रहे हैं कि Z ऑड है. एक्सेप्शनली Z में मास नंबर भी 1 ही होता है. ठीक है. एक्सेप्शनल. वैसे हमें इसके हिसाब से 2 आना. वैसे हमारे 2. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इवन है, तो मास नंबर इज 4. लिथियम इज 3, तो 3 का मतलब 7. क्यों भाई? क्योंकि Z ऑड है. सो 2 into 3 plus 1, तो 6 plus 1, आंसर इज गोइंग टू बी 7. 4 कितना होता है? अब देखो, 4 का होना चाहिए था 8, पर होता 9 है. एक्सेप्शनली 9. तो इन पर मैं स्टार मार रही हूँ. एक्सेप्शनल. ये मास है इसका. ये मास है इसका. तो आपको ये समझ आ गया कि अगर मैं एक बेरिलियम एटम का मास का मैग्नीट्यूड नोटिस करूँ तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? बेरिलियम का 9. इसका कितना है? 11, क्योंकि ऑड है. ऑड है तो 2. हाँ, 2 into Z plus 1. Yes or no? So 2 into 5 plus 1. 11. तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12. नाइट्रोजन का 7 है तो कितना हो जाएगा? 14. 8 का कितना हो जाएगा? 16. 9 का कितना हो जाएगा? 19. ऑड है तो डबल प्लस 1, तो 2 9 जा 18 होगा ना इसमें. 2 7 जा 14 प्लस 1. लेकिन ये एक्सेप्शन है तो सारे. हाँ, बाकी जगह ये 3 4 एक्सेप्शन है. अब आप देखो, तो नियॉन का 10 है, इवन है, तो 2 10 जा 20. आगे समझ. इसके अलावा और भी एक्सेप्शंस होंगे जैसे, और आगे भी जाएंगे. हाँ. सो दिस इज 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20. डू यू अंडरस्टैंड? तो हमारे पास अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है तो हमें ये समझ आ गया. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हाट इज CO? CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. CO, ये फॉर्मूला किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का.
अब क्योंकि ये फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड का है तो मुझे पता है कि मैम पहली बात है मैं इसके बारे में क्या क्या देख पा रही हूँ कि एक एटम कार्बन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है और दोनों ही एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो पहली बात तो मैम ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, अलग अलग क्योंकि अलग अलग एटम है, पहली चीज़। दूसरा मैं इसमें देख पा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकंड मैं इसमें देख पा रही हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं तो कार्बन का वजन इज 12, ऑक्सीजन का वजन इज 16। तू देख, ऑक्सीजन का मास इज 16, कार्बन का वजन इज 12। अब अगर मैं इसका टोटल मास निकालना चाहता हूँ, ऐड कर दूँ तो 28 मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल का वजन आ गया। टोटल मास 28 यू, यूनिट होती है यू समझाऊंगी आगे चल के क्या होता है, बट समझ आ गया। तीसरी बात क्या होती है कि चलो मास भी निकल गया। अब इसमें मैं बोलूँ कि कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, तो 12:16, तो 4:3:4, तो 2 6 12, 2 3 3:4. Are you understanding? So carbon is to oxygen is going to be 3:4 उनका रेशियो. हाँ। तो अब हमने जो डेफिनेशन लिखी कि अच्छा अलग अलग एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये बाय नेचर क्या है, कंपाउंड। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो हम इसकी बात करें तो क्या करें, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना मेरे पास is made up of 2 atoms. carbon and oxygen in the ratio 3:4. in the ratio by mass. देखो when I say ratio by mass, why am I saying ratio by mass? Ratio by mass 3:4. इसमें मास क्यों? देखो अगर मैं C/O लिखती हूँ तो दो रेशियोज होते हैं, एक होता है रेशियो बाय एटम, रेशियो बाय नंबर। दोनों अलग अलग चीज़ सेम होते हैं, अलग चीज़ होती है रेशियो बाय बता रहा हूँ। एक होता है रेशियो बाय नंबर और एक होता है रेशियो बाय एटम. मास। तो CO में क्या होता है, एक एटम कार्बन का, एक एटम ऑक्सीजन का, और रेशियो बाय मास में क्या होता है 3:4, जो हमने निकाला, मास का रेशियो निकाल दिया, समझा? तो हम अब ऐसा हो सकता है कि रेशियो बाय मास इज ऑलवेज यूनिक, कि भाई तू अगर लकड़ी जला के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, कि तू हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ रहा है, तो कहीं से भी कुछ पकड़ रहा है, तेरा ये रेशियो बाय मास यूनिक रहने वाला है। लेकिन तू एक बात बता, क्या रेशियो बाय नंबर यूनिक रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसका कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास कितना है 1:1, और NO का रेशियो कितना है 1:1. पर रेशियो बाय मास अलग है. रेशियो तो रेशियो बाय मास फॉर एवरी कंपाउंड इज यूनिक, ठीक है? कुछ कुछ जगहों पे कैंसिल हो जाता है, पर इट इज अ यूनिक। हम उसको पहले बता नहीं सकते ऐसे भी पहले. हाँ, लेकिन जैसे H2O है, अब H2O के अंदर हम रेशियो बाय नंबर बताएं तो ये क्या है 2:1 है. 2:1 रेशियो बाय नंबर. हाँ, लेकिन रेशियो बाय मास निकाल तो H का मास कितना होता है 1, और H2O के मॉलिक्यूल में कितने H के एटम्स हैं 2, तो 1 × 2, तो H का मास यूज हो रहा है 2. 2:2. O का 10 है, ये हो गया, तो 1:5. तो 1:8. 8. यू अंडरस्टैंड अपॉइंट फॉर इट? तो ये मेरा वाटर का रेशियो मास है। अब ये पानी तो नाले का पानी ले ले, नदी का पानी ले ले, टैप वाटर ले ले, बारिश का पानी ले ले, पानी में H/O का रेशियो जो आएगा वो 1:8. बात समझ में? कोई दिक्कत? पक्का? सो दिस इज द आइडिया। बोलो, कॉन्सेप्ट समझा? अब जैसे हमें कुछ कुछ कंपाउंड्स पता होने चाहिए, जैसे मैंने बोला मीथेन, तो मीथेन एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला CH4, जिसको आप नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हो, समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे अगर आप सॉल्ट बोल रहे हो, कॉमन सॉल्ट जनरली NaCl होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप शुगर बोल रहे हो तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12 H22 O11, यस और नो? सो दैट्स द पॉइंट। एक कंपाउंड हो गया ना फिर. हाँ, समझ में आई बात? तो वी विल हैव नेचुरल गैस, विल हैव सॉल्ट, विल हैव शुगर, इस तरीके से आपको हर कंपाउंड का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। इनफैक्ट अगर हम वुड बोल रहे हैं तो वुड में भी हमारे पास क्या होता है C6H10 O5 O11, दिस इज वुड। ये किसका फॉर्मूला है? ये वुड का फॉर्मूला, यस और नो? तो उसके अंदर कंपाउंड, मतलब उसके अंदर जो है उसके बारे में बता रहे, कंपाउंड हो गए. अब मैं चाहूँ तो जैसे मान ले मेरे पास HNO3 है, अब HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड,
जैसा नो? Yes. अगर मैं H2SO4 की बात करूँ तो इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो H:S:O का रेशियो कितना आएगा? 2:16 सॉरी, सल्फर का वजन होता है 32, सल्फर का मास है 32 और ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पे मेरे पास कितना जाएगा? आप देखो तीनों में कॉमन नंबर क्या है? 2, तो 2 1 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, तो मेरा फाइनल रेशियो बना 1:16:2। कितने का भी पूछ सकता है वो, 4 का भी पूछ सकता है किसी का। अब जैसे मेरे एलिमेंट, मेरे कंपाउंड में 3 ही एलिमेंट हैं, 3 का ही पूछेगा। अगर 4 होते तो 4 का पूछ लेता, ऐसा कुछ। आगे बात समझ? तो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे दो किसी 2 कंपाउंड्स का भी पूछ सकता है, एक में ऐसे 3 है 2 का भी पूछ सकता है। हाँ, एक मॉलिक्यूल में 3 एलिमेंट है तो हम भाई तीनों का ही निकालेंगे, समझा? तो ऐसे भी तो पूछ सकता है 2 का बता दो उनमें से किसी का। हाँ पूछ सकता है, आप पूछ सकते हैं। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी देख कैसे आती है। अब वो बोल रहा है कि वाटर का तुम्हें बताओ, वाटर का 2:8 है, निकाला। क्यों भाई? क्योंकि H के एटम्स कितने हैं? 2, तो O के एटम्स, अच्छा H के एटम्स 2 एटम्स, ठीक है। मास ऑफ 1 H एटम, मास ऑफ 1 H एटम 2, 1 H एटम 1 U। ये होता है ना एक एटम का, देखो ना हाइड्रोजन का मास लिखा ना हमने ऊपर, हाइड्रोजन का हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का मास लिखा ना 1, तो हाइड्रोजन के एटम का 1, ठीक है। आगे चल, अगर हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1 तो मेरे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? 2, तो 2 × 1, तो आंसर इज गोइंग टू बी 2। अच्छा, ऑक्सीजन का वजन कितना है? 16, ठीक है। ऑक्सीजन का वजन 16। तो अब तू ये बता कि मेरे इस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में H के 2 एटम्स हैं, तो 2:16, तो आंसर कितना आ गया? 1:8। अब मुझे इस रेशो से क्या पता चला? ये रेशो से भाई मेरी रेसिपी बुक मिल गई, समझ लो। रेसिपी बुक का मतलब समझ लो, जैसे हमारी रेसिपी बुक बताती है कि भाई हमारे घर में 4 प्राणी रहते हैं, तो उस 4 प्राणी को अगर खाना खिलाना है तो तुमको 4 कटोरी दाल बनानी है। अभी 4 कटोरी दाल कैसे बनेगी? तो हम कह रहे हैं जी देखो ऐसा करो, उसके अंदर ना तुम डालो 2 कटोरी दाल, 2 कप दाल, 4 कप वाटर, या 1 कप दाल 4 कप वाटर प्लस सम सॉल्ट, लेट्स से 1 TSP सॉल्ट। ये हमने जो दाल बना दी, ये रेसिपी हो गई। ये रेसिपी हो गई भाई सबसे बेसिक रेसिपी फॉर 4 पीपल। रेसिपी बुक पढ़ी कभी? उस पर लिखा होता है, जैसे बेकिंग की बुक मैं पढ़ती हूँ जनरली, तो उसमें लिखा होता है रेसिपी फॉर 4 और विल सर्व 8 पीपल। तो लोगों के हिसाब से बनाना हाँ, चाहिए होता है। 8 लोगों के लिए इतना सफिशिएंट पड़ जाएगा और खप जाएगा। अब मैंने कहा ठीक है भाई, हो गया। अब मेरे घर में आ गए 12 प्राणी, क्या करूँगी बताओ? क्वांटिटी बढ़ाऊंगी। अच्छा, क्वांटिटी क्या सिर्फ दाल की बढ़ाऊंगी? अगर इसको अब देखो, ये 4 से कितने हुए? 12, तो 3 टाइम्स हो गए, तो ये हो गए 3 दाल, ठीक है। इसको भी इंटू 3 कर दिया, इसको भी इंटू 3 कर दिया, तो 12 कप वाटर, और इसका 3 कर दिया। आई यू अंडरस्टैंडिंग? और इसको भी इंटू 3 कर दिया, तो 3 TSP सॉल्ट। नहीं, क्वांटिटी बढ़ गई, रेसिपी सेम रही पर क्वांटिटी आई बात समझ? तो इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या है कि मैम अगर हम एक बेसिक रेसिपी जान ले, अब उसको तो फिर मैं अप डाउन कर सकती हूँ ना, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे घर में कितने मेहमान आ रहे हैं, कि किस कंडीशन पे हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो अब आप ये समझो कि जब मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो वाटर की रेसिपी मुझे मिली 1:8। इसका मतलब कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके साथ सिंपलेस्ट रेशो में 8 ग्राम ऑक्सीजन फुल्ली कंज्यूम होगी, तब जाके वाटर बनेगा। आई बात समझ? तब जाके वाटर बनेगा। बात समझ में आई? 1 ग्राम हाइड्रोजन से और 8 ग्राम रेशो से यही मिला। अब मुझे ये रेशो से मिल गया। अब क्वेश्चन मेरे पास कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन is required to consume or react with 1 gram with 4 grams of hydrogen. तो 4 टाइम्स कर देंगे उसे। तो अब क्या करा? तो मुझे ये पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से इधर 1 ग्राम होता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो वो कह रहे 4 ग्राम हाइड्रोजन। हाँ, तो 1 ग्राम H से क्या होता है? 1 ग्राम H से क्या होता है? 8 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो इंटू 4 कर दे, तो दूसरी टाइप तो 4 ग्राम्स। और मैथ्स में होता है कि जो काम हम लेफ्ट में करते हैं वो तो अपने को राइट में करना ही पड़ता है, तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन भी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो बस मेरे को समझ आ गया कि 4 ग्राम्स H के साथ
32 ग्राम्स ऑफ अगर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बढ़ा दें तो उसे भी बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाके प्रॉपर वाटर बनेगा। तो ये क्वेश्चन बच्चे के इस तरह से आते हैं, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे देखो, हाँ, अब जैसे मान लो इन्होंने, आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? CO2। अब क्वेश्चन क्या है कि मैम जब कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि कार्बन का वजन कितना है? 12 ग्राम्स। और एक ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें है क्या, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को डिफाइन करूँ तो मैं लिखूंगी इट हैज़ 1 एटम ऑफ कार्बन and 2 atoms of oxygen. and 2 atoms of oxygen. Yes or no? It has 1 atom of oxygen, carbon, and 2 atoms of oxygen. ठीक है। 1 atom of oxygen का मास है 16U। 1 atom of oxygen का मास है कितना? 16U। तो 2 atoms का वजन कितना है? 16 times 2 32U। और एक कार्बन एटम का वजन कितना है बताओ? 12U। आई यू अंडरस्टैंड? कार्बन का 12U और हाँ, इसका तो एक कार्बन एटम का वजन इज 12U, एक ऑक्सीजन एटम का वजन इज 16 था तो 32 हो गया। ठीक है। अब मैं पूरे CO2 का मास कैलकुलेट करूँ तो फर्स्ट थिंग दैट आई कैन कैलकुलेट इज द मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो 44 आई बात समझ? तो 12 प्लस 32, 44। आई यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, दिस इज 44U। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास निकालो, बाय मास, रेशियो बाय मास निकालो, तो ये कितना आएगा? 12 इज टू 32। तो 2 6 जा 2 16 जा 2 3 जा 2 8 जा, so this is going to be 3 is to 8. Are you understanding? Yes. Got the point? So this is 3 is to 8, right? Okay, this is 3 is to 8. Now the idea is, अब क्वेश्चन आया कि भाई what mass of carbon is required to combine with, what mass of carbon is required to combine with 40 grams of oxygen. 40 grams of oxygen. अब आप देखो, मुझे क्या निकालना है? कार्बन। हमारा फोकस उस बात पे होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। कार्बन। यस और नो? हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। तो हम ये बोल रहे हैं, कि भाई विद, अब रेशियो के हिसाब से ग्राम्स लगा ले, तो तुझे मिल गया कि C/O का रेशियो है 3:8। तो तू बोलेगा विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली। 8 ग्राम ऑक्सीजन से 3 ग्राम हो ही रहा है, दिख रहा है ना? 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो निकालना है क्वेश्चन ने पूछा व्हाट मास ऑफ कार्बन, वो मेरा कहाँ जाना चाहिए? राइट पे। जो हमें निकालना है दैट शुड बी टुवर्ड्स द राइट। तो भी आपने उल्टा कर दिया। हाँ, तो 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब हमें निकालना है कि 40 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें, अब बिल्कुल, अब हम क्या करें? इधर 1 बनाते हैं, लेफ्ट साइड पे हमेशा 1 बनाते हैं। लेफ्ट साइड पे ध्यान रखना 1 भी बनेगा, और लेफ्ट साइड पे ध्यान रखना नोन चीज़ आती है। नोन चीज़, मुझे 40 ग्राम्स ऑक्सीजन पता है। अब बता, अगर मेरे को इधर 1 बनाना तो मैं क्या करूँ? डिवाइडेड बाई 8 कर दूँ। तो डिवाइडेड बाई 8 करने का मतलब हो गया कि मैम अगर मैं इधर डिवाइडेड बाई 8 करूँ तो राइट साइड पर डिवाइड बाई करूँगी, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ 3/8 ग्राम्स ऑफ कार्बन बनेगा। बोलो, यूज़ करेंगे 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ 3/8 ग्राम ऑफ, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 1 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ देयर बाय 3/8 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंज्यूम हो रहा है। एज अ रिजल्ट 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर ये हो रहा है तो 40 ग्राम के साथ कितना? तो अब 40, तो 1 को तो 40 बना सकते हैं, इंटू 40 करा तो इधर भी इंटू 40 कर दिया, तो 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा मुझे बताओ? 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ 3/8 टाइम्स ऑफ 40, सो 8 टाइम्स 5, आंसर आ गया 15 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज नीडेड टू फुल्ली combine with 8 grams of with 40 grams of oxygen. पहले में एक का निकालना है, फिर उसके बाद फॉर्म हमने निकाल दिया। हाँ, with 40 grams of oxygen. Are you understanding my point? Yes. So this is the idea. आई बात समझ? तो ऐसी प्रॉब्लम आती भी है फिर, मतलब ऐसी ही आती है। कुछ